तो नमस्कार और जय हिंदी साहित्य बैराज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे कैसे खेतों के बीच में हूँ और मैं हूँ कहाँ पर। तो आपको बता दूँ कि आज जो तारीख है वो 14 जुलाई के लगभग है, मतलब 14 जुलाई ही है। और अभी जो सीज़न चल रहा है वो धान की खेती की सीज़न चल रहा है, ठीक है। और मेरे पीछे भी आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे खेत दिख रहे होंगे और भी बहुत सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक एक करके आपको थोड़ा बहुत इंट्रो दे दूं कि अभी का जो सीज़न है ना वो धान की खेती का सीज़न है। और स्पेशली धान की खेती मतलब जिससे चावल निकलता है। धान को पहले राइस मिल में डालेंगे, फिर वो जो ऊपर की जो उसकी जो कह सकते हैं खाल है वो उखड़ जाती है और नीचे जो चावल होता है वो होता है। तो अभी जो सीज़न चल रहा है बता ही चुका हूँ मैं कि धान की खेती की सीज़न चल रहा है और इसके अंदर किस तरह से खेती होती है मैं कोशिश करूँगा आपको वो दिखाने की। और इसी के माध्यम से मैं और भी चीज़ें बताऊँगा कि कैसी हालत है भारतीय किसान की इस वक्त और भारतीय किसान किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं कई सारी चीज़ों को करने में, और क्या क्या जो प्रॉब्लम्स और कह सकते हैं क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ रही है भारतीय किसानों को खेती के दौरान, वो भी एक एक करके मैं आपसे बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं एक एक सिलसिलेवार तरीके से बताऊँगा। तो अभी आप वो जो खेत देख रहे हैं ना, वो जो ज़मीन वो जो ये पानी वाला नहीं, उसके बगल वाला, ठीक है, जो अभी जिसमें पानी नहीं है, उस ज़मीन को पहले वो खाली ज़मीन था। मतलब मैं बता रहा हूँ कि कैसे इसमें खेती होती है। तो सर्वप्रथम उस ज़मीन को 2 से 3 बार ट्रैक्टर से जुताई होती है, ठीक है। उसके पीछे हल लगता है और हल जो ट्रैक्टर का होता है उससे जुताई होती है। मैं यहाँ क्लिप लगा दूँगा। 2 बार उसकी जुताई होती है। उसके बाद जो अब ये वाली खेत देखिए, जो ये वाली खेत जिसमें पानी है, उसके बाद इन खेतों के अंदर पानी लगाया जाता है। या तो नेचुरली बारिश से पानी हो जाए या फिर जैसे नेचुरली बारिश से पानी हो जाए, और या अगर बारिश से पानी नहीं होता है तो बोरिंग के थ्रू या नहर के थ्रू जो पानी छोड़ी जाती है बड़े बड़े नहरों से, उसके थ्रू इसके अंदर पानी लगाया जाता है। जब इस खेत के अंदर पानी लग जाती है, अब आपको ये लग रहा होगा कि कितना आसान प्रोसेस है इन दोनों के बीच, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो खेत की जुताई होती है सूखे हुए खेत की, जिसके अंदर बहुत सारे खरपतवार होते हैं, गेहूँ, क्योंकि उसके पहले गेहूँ की खेती हुई होती है तो उसके अंदर ज़मीन के अंदर ऐसे ऐसे घास जम जाते हैं। तो ये सारे घास उसके अंदर होते हैं। फिर उस घास को हटाने के लिए 2 बार खेत की जुताई होती है, और जिसके बाद ज़्यादा है उसको खेत जुताई ज़्यादा करना पड़ता है। डीजल का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है इसके अंदर। जो ड्राइवर रखता है वो ड्राइवर का खर्च या तो खुद करे या तो फिर ड्राइवर रखे, तो इसके अंदर डीजल का सबसे ज़्यादा खर्च आता है। पहले 2 बार जुताई करने के मतलब एक बार खेत जोत लिया फिर उसी को दोबारा जोतना है, क्योंकि अंदर से सारे जो जड़ हैं वो निकल जाएँ। घास के जो खरपतवार होते हैं जो कि फसल को अच्छा नहीं होने देते, उन सारी चीज़ों को पहले वो निकालते हैं। अब जब ये हो गया उसके बाद अब पानी इसके अंदर डाला जाता है। पानी डालने में या तो अगर बिजली है, जहाँ बिजली का संसाधन है, जैसे यहाँ देख लीजिए ऐसे टावर्स लगे हैं, तो वहाँ पर आप दूर कहीं एक बोरिंग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो वहाँ बिजली से बोरिंग हो जाती है। बोरिंग कराने में 2-2.5 लाख रुपए लगते हैं। आप बोरिंग कराइए और बोरिंग से खेत के अंदर पानी डलवाइए। नहीं तो नेचुरली जो तरीका है, बारिश होगा तो बढ़िया अच्छी फसल होती है, मेहनत कम करना पड़ता है। या तो फिर ऐसे जो नहर होते हैं, नहर से पानी आता है, पानी को काट कर खेतों के अंदर पानी को डाला जाता है। जब खेत के अंदर एक पानी आ गया, जैसे अभी इस खेत के अंदर पानी आ चुका है, आप देख रहे हैं। अब वहाँ दूर जो ट्रैक्टर चल रही है ना, अब 2 राउंड ये ट्रैक्टर भी ये जो पानी वाला इलाका है इसके अंदर, मतलब ये जो खेत के अंदर जो पानी है, वो ट्रैक्टर 2 बार इस ज़मीन को भी जोतेगी पानी से, मतलब पानी वाली ज़मीन को हल से। तो उसके पीछे आप देख पा रहे होंगे एक हर लगा होगा उससे। क्यों? क्योंकि इसके अब ज़मीन के अंदर भी पानी जाएगा तभी तो बीज को अच्छा सा सिंचाई करेगा और बार बार हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो उस ट्रैक्टर से देख रहे हैं, उस खाली खेत के अंदर ट्रैक्टर से जुताई हो रही है। देखिए पानी के अंदर नीचे मिट्टी है, ऊपर पानी भरा गया है खेत के अंदर, ये हल है और पीछे हेंगा लगाकर इसको जोता जा रहा है। अब ये प्रक्रिया था बीज डालने से पहले की प्रक्रिया थी। अब आपको बता दें कि जब ये अब इसका कॉस्ट जोड़ते जाइएगा। खेत की जुताई 2 बार हुई सूखे हुए खेत की। अब इसके अंदर पानी की व्यवस्था किया गया। पानी आने के बाद फिर 2 राउंड इसकी जुताई की गई। डीजल का खर्चा, क्योंकि सारा काम ट्रैक्टर से होना है, और साथ ही साथ जिसके पास ज़्यादा खेती है वो उसको उससे करेगा ड्राइवर के थ्रू। अब इसके अंदर ये जो जुताई चल रही है दोबारा जब खेत के अंदर अब ये जो प्रक्रिया होगी ना, इस प्रक्रिया के बाद किसान को अब इसके अंदर भी हमें कई सारी चीज़ें करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि दूर कहीं आप वो एक कुदालवा देख पा रहे हैं, एक आदमी जो चल रहा है कॉर्नर पे, जो लाट है इसकी, तो ये एजिंग होती है, ये जो एजिंग है वहाँ पर जो आदमी है वो लाट बनाएगा। लाट मतलब मेड़ जिसको कहते हैं, वो अच्छे से तैयार करेगा। ये 2 से 3 हमेशा ज़रूरत रहते हैं खेतों में। जैसे एक वहाँ देख पा रहे हैं, 2 वहाँ पर हैं, एक यहाँ पर है। ये हुई बुआई से पहले की प्रक्रिया, जब तक खेत के अंदर पानी और जुताई हो जाती है। अब इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इसका, वो होता है बीज का देखभाल करना। अब इन सारी चीज़ों से 1-1.5 महीने पहले हमारी प्रिपरेशन होती है बीज बोने की। अब जैसे बीज बोया जाता है जहाँ पे थोड़ी पानी की एक्सेसिबिलिटी अच्छी हो, पानी जहाँ पर आसानी से पहुँच जाए, और एट द एंड पानी पहुँचने के बाद जब बीज बड़ा होता है, कम से कम आप समझ सकते हैं इस हाथ से ये इतना 1 बित्ता से बड़ा जब बीज हो जाए, तो अब वो समझ आ जाता है कि वो खेत के अंदर बोने लायक हो चुका है। अब जब बीज तैयार हो गया, खेत तैयार हो गया, तो अब क्या होता है
तो मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जो ना 2 तरीके से रुपाई होती है, या तो आप खुद खेत के अंदर बीज डालिए, या तो फिर हम लोग बाहर से मंगाते हैं। तो हमारे यहाँ स्पेशली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ नेपाल से लोग आते हैं जो कि खेत के अंदर बुआई करते हैं मैनुअली हाथों से। आइए मैं आपको कुछ झलक दिखाता हूँ कैसे होती है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये जो खेत आप देख पा रहे हैं ना, तो इस खेत के अंदर ये जो धान के बीज देख रहे हैं आप, ये देखिए ये बीज हो गया, उधर जो इसमें हरे हरे चीज़ आपको दिख रहे हैं, ये बीज मैनुअली गाड़े गए हैं किसके द्वारा, जो लोग आते हैं काम करने वाले। अब आपको वहाँ कुछ भीड़ दिखाई दे रही होगी, जो कि झुकी झुकी सी भीड़ है, जो वो देखिए औरतें जो हैं वो खेत के अंदर बीज की बुआई कर रही हैं। अब वो मैनुअली अपने हाथों से खेत के अंदर बीज को डालती हैं, और ये सोचिए पूरे खेत के अंदर ये जिसका जितना ज़्यादा होगा उस हिसाब से वो अपने बीज के अंदर उतना लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और उतनी बीज वो होता है अपने रिक्वायरमेंट, सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये लोग अपने हाथ मैनुअली अपने खेत के अंदर बीज को डालेंगे। देख रहे हैं आप, देख पा रहे हो वहाँ पे ज़्यादा लोग एक खेत के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर बीज को मैनुअली खेत के अंदर डाला जाता है। अब इनकी भी पोस्टिंग आप सुनकर हैरान होंगे। आमतौर पे एक लेबर की कीमत 450, 300, 350, 400 और 500 होती है, खिला पिला कर जो भी होता है। इनकी कॉस्टिंग और भी बढ़ती जा रही है। इन्हें पहले हमें लाना पड़ता है जहाँ कहीं से भी आएंगे, जैसे हमारे यहाँ जो आते हैं नेपाल से आते हैं, तो हमें इन्हें नेपाल से आने में एक एक पैसा हमें देना, हमें खर्च करेंगे। ज़्यादा टाइम इनको हर एक चीज़ देकर हमें भेजना है। अब इनके लेबर कोस्ट आप जानकर हैरान हो जाएंगे। वो जो मैं कुदारी चलाने वाला जो आर कोन करने वाला था, उसका मैं बता दूँ, उसका 400 रुपये है मंथली, मतलब मंथली के ना पर डे का, कि 400 रुपये एक दिन में काम करेगा तो लेगा, और खाना खिलाने के बाद। दूसरा, ये जो लोग बाहर से जो खेत के अंदर बुआई करने आते हैं, उनका चार्ज मैं आपको बता दूँ, तो ये लोग एकड़ पे काम करते हैं, जैसे बीघे पे नहीं। एक एकड़ के अंदर 1.5-2 बीघे के करीब होता है, 1.25-2 बीघा के करीब, तो उस हिसाब से इनकी होती है। तो ये पर एकड़ पे और पर डे के हिसाब से शायद इनका, मैं इनसे ज़्यादा ही होता है, 250 से 400 के बीच की अंदर इनकी वो होती है, लेते हैं चार्ज पर डे के हिसाब से, और जितना दिन रुकेंगे। और ये मोस्टली बहुत अच्छा इफिशिएंटली काम करते हैं, क्योंकि बाहर से आए होते हैं, ज़्यादा नहीं, यहाँ रुकते नहीं हैं, और ये जितना जल्दी यहाँ पर आते हैं उस हिसाब से जल्दी से रुपाई करते हैं, फिर फटाफट अपना काम करके यहाँ से जाते भी हैं। मुश्किल से 5 से 10 दिन, 10-12 दिन मुश्किल से ये लोग रहते हैं। तो 10-12 दिन के हिसाब से 15 लोग आए हैं, तो 250 से 300 रुपये अगर लगा के भी चलें तो 45, मतलब 4,500 के करीब, मतलब पर डे के हिसाब से 50 से 60 हज़ार रुपये 10 दिन का हमारा केवल रोपनी में जाता है। और ये मैंने अभी ये 50-60 हज़ार एस्टिमेट बताया, बाकी तेल का खर्चा, जो खेत के अंदर गांव के जो किसान, जो कि छोटे छोटे किसान हैं, जो कि हमारे खेत में काम करते हैं, उनका खर्च चार्ज मैंने बताया नहीं इसके अंदर। तो एक एस्टिमेट रूप से आपको बता दूं कि खेती करना लोगों को लगता है कि इज़ टू ईजियर, टू चीपर फॉर द फार्मर्स, जिसके पास ज़मीन है, और ये भी सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है व्हेन यू कम्स इनटू द ग्राउंड। आप ये देखिए, आप रास्ते देख सकते हैं, इतने सारे झाड़ियों के बीच में रहकर काम करना, इट्स बिट ईजी टू से कि हाँ लोग पैसा कमाते हैं खेती के अंदर। अगर हम कमर्शलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किए हैं खेती में, तो हमें उसका रेट भी तो मिलना चाहिए। सरकार हमें हम खेती कर दिए, लेकिन धान की मैं कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, आप गूगल करिएगा अभी, और प्रति क्विंटल यानी पर क्विंटल धान का रेट बताइए आप हमें कमेंट सेक्शन में। और तो और गेहूं का रेट बताइए। आप डीजल देख रहे हैं, डीजल कितना हो गया, 101-2। पेट्रोल बिहार के अंदर 114-15 रुपये। इस डीजल और पेट्रोल के रेट पर किसान अगर खेती करता है, आप सोच के बताइए कि उसकी धान की कीमत पिछले 3 से 4 साल में 10 रुपया भी नहीं बढ़ी, 20 रुपया भी नहीं बढ़ा। आप रेट का चार्ट यहाँ लगा भी दूंगा, और आप खुद जाकर DM कर चेक कर लीजिएगा गूगल पे, कि उस किसान का जो गेहूं की प्रति क्विंटल रेट थी, वो पिछले 5 सालों के अंदर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, जितना ज़्यादा 2 सालों के अंदर पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया। तो अब आप सोचिए कि कैसे किसान अपना फ़ायदा कमाएगा, और किसानों की आय कैसी दुगनी होगी, आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये सरकारें जो भी कहती हैं कि हमने किसानों की आय दुगनी कर दी है, दुगनी करनी है, खुद सोचिए कि अभी 1900-1800 रुपये धान की कीमत है गेहूं की, और गेहूं का 2200-2300 रुपये ऐसे है। आप क्या बताना चाहते हैं, और सरकार से हम क्या डिमांड करेंगे, आप बताइए। किसानों की जो मतलब आप समझिए कि इतना किसान कर रहा है कि अगर 1 लाख रुपए का उपज हुआ है, तो उसके अंदर 70 से 80 हज़ार रुपये उसका ही खर्च हुआ है। तेल का खर्चा, लेबर कॉस्ट, ये अभी खाद देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट खाद का तो मैंने बताया ही नहीं। तो इसके अंदर खाद पे भी मैं आऊँगा। अब आप सोचिए कि खाद में कितना ज़्यादा स्कैम हुआ पड़ा है पूरे सरकार के अंदर। बिहार में किसी भी स्टेट के अंदर आप जाइए, खाद दुकान पे चले जाइए खरीदने, और आपको पता चल जाएगा कि खाद का रेट क्या है। बिस्कोमान, जो कि सरकार के द्वारा एक यूनिट बनाया जाता है हर स्टेट के अंदर, हर गाँव के अंदर पैक्स का सेंटर होता है जहाँ पर खाद की बिक्री होती है, वहाँ है ही नहीं। किसानों आपके गांव में रजिस्टर होता है कि भाई इतना खेत है पैक्स के थ्रू, और उसी के हिसाब से आपके यहाँ खाद आता है ही नहीं खाद। आप प्राइवेट में जाके खरीदिए, प्राइवेट दुकान से खरीदिए, रिटेलर से, वो आपको ज़्यादा 1.5 गुना 2 गुना दाम पे देंगे खाद। और आपकी मजबूरी है, खेती की है भाई आप, तो आपको खाद लेना ही पड़ेगा।
तो ये अब खाद में इतना ज़्यादा कॉस्टिंग आता है कि जो मैं 20,000 मार्जिन बता रहा था ना, बचता है किसान का 1 लाख की अगर उपज हुई तो वो भी नहीं बच पाता है। क्यों? क्योंकि किसान कर्ज लेता है, फिर अगले साल चुकाएगा उस कर्ज को। जब इस धान की खेती हो जाएगी, इससे जो आय आएगा फिर वो खाद का चुकाएगा, फिर अगले साल के लिए कुछ पैसा बचा के रखता है। तो इस तरह से बहुत बड़ा जंजाल है। और जो लोग फैला रहे हैं, सरकार कितनी बार कह चुकी है हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। कहाँ दुगनी हो रही है? किस कागजी कार्रवाई पे किसानों की आय दुगनी होती जा रही है? मुझे तो ये भी नहीं पता है। और आप अगर जान पा रहे होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये पूरा ब्यौरा था, मैं कोशिश की आपको बताने की। और इस तरह से होती है धान की खेती। और स्पेशली धान की खेती के अंदर जो बीज है, कई तरह की वैरायटी के बीज बोए जाते हैं, जैसे कतरनी, मंसूरी, सोनाचूर, जो आप राइस खाते हैं, बासमती राइस। तो कई तरह के राइस की खेती होती है, स्पेशली इसको राइस कहते हैं, राइस की खेती। तो अब जाके आप बताइएगा हमें कि आपको क्या लगता है कि खेती करने वाले किसानों की हालत क्या है। और यहीं सेम अगर पंजाब हरियाणा वाले रीजन में जाएंगे तो वहाँ पर MSP की सुविधा है। हमें नहीं चिंता करनी पड़ती है कि हमारी धान बिकेगा या नहीं, सरकार को लेना ही लेना है। और यहाँ हम बनिया को बेचते हैं, हम सेठ को बेचेंगे, जिसके पास पैसा है वो खरीदेगा। तो अब सोचिए आप कि किसानों के पास क्या बचता होगा और किसान किस तरह से अपने जीविकोपार्जन कर रहा है इस महंगाई के दौरान। तेल की कीमतें आप पता कर लीजिए, खाने वाले तेल की कीमत बता रहा हूँ, रिफाइंड, डीजल, चीनी, पानी, हर चीज़ का। तो किसान किस तरह से सर्वाइव करेगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज आज के समय भी और आने वाले समय में भी रहेगा, जब तक से हम एक सिस्टमेटिक वे में, जिस तरह से कॉमर्शलाइजेशन किया गया है बिकने की बाद की चीज़ों को, उस तरह से हमें पहले जो खेती हो रही है उसको कमर्शलाइज करना पड़ेगा एक अच्छे और प्रॉपर वे में, ताकि किसानों को है वो डायरेक्ट प्रॉफिट पहुंच पाए। सरकार बहुत सारी इनिशिएटिव ला रही है, लेकिन उसके ग्राउंड तक आने में बहुत सी दिक्कतें होती हैं। अगर आप खाद खरीदने जाएंगे तो आपको खाद के साथ कुछ और लेना पड़ेगा। मैंने वो डॉक्यूमेंट्री में बताया कि किस तरह से किसान ने बताया कि खाद खरीदेंगे तो पेस्टिसाइड भी हमारे यहाँ से खरीदिए, नहीं तो नहीं खाद बढ़िया मिलेगा। तो बहुत सारी इसके अंदर कह सकते हैं पेज है। बाकी आपको अगर इन्फॉर्मेटिव अगर ये वीडियो लगा हो तो आपको पता क्या करना है, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको एग्रीकल्चर को लेकर बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म है और जो जानना चाहते हैं एग्रीकल्चर को लेकर किस तरह से खेती होती है। क्योंकि अन्नदाता केवल कहने से नहीं होता है, अन्नदाताओं को उसके अन्न के अधिकार को भी देना हमारा ही कर्तव्य है। तो उसकी भरपूर्ति के लिए हमें अच्छे से काम करना पड़ेगा, सरकार से गुहार लगानी पड़ेगी। और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए दी साहित्य बैराज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।